हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का बिहार सिलावई एमडी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आप लोग बिहार के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये जो क्लास आपकी होती है वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही शानदार सी क्लास है। और ये दिवाली आपके लिए खुशियों वाली दिवाली है और हम चाहते हैं कि इस दिवाली में भी आपको बेहतरीन कंटेंट वाली क्लासेस मिलती रहे। आज की क्लास में आपको कम समय में आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस कराऊंगा, तो आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए सर ये क्वेश्चन आपने फटाफट कराए हैं, क्योंकि ये क्लास जो रखी गई है ना वो सुपरफास्ट रिवीजन की क्लास रखी गई है। वैसे आपको पता होगा कि मेरी जो क्लास जाती है 12 बजे, वो बेसिकली ऐसी क्लास है जहां पर मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके कराता हूं। लेकिन आज हम ये कोशिश करेंगे कि आपको सुपरफास्ट रिवीजन के तरीके से क्लास को करा दिया जाए भाई। तो जो भी साथी क्लास में है वो शानदार तरीके से क्वेश्चंस के आंसर देते रहिएगा। और ये मत सोचना भाई कि सैलेंसर जो है हमारे नाम नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि आज क्वेश्चन ज्यादा है, समय कम है, इसीलिए मैं कोशिश ये करूंगा कि आपके जो है बेहतरीन तरीके से आपके क्वेश्चंस को मैं करा पाऊंगा। चलिए, अगर आपने बिहार के एग्जाम को क्रैक करने का ठान लिया है तो भैया ये कार्यालय बैच जो आपका आया हुआ है ना, उसके लिए आपका शानदार सा जो आपका मतलब कार्यालय परिचारी के लिए शानदार सा बैच है, जिसमें 3727 वैकेंसियां हैं। ये मात्र आपको 599 देखने को मिलेगा, आप लोग इसे परचेस कर सकते हैं। दूसरा आपका CGL 4 के लिए मगध बैच है, इसे भी आप लोग 599 परचेस करेंगे हमारे एप्लीकेशन एमडी क्लासेस ऑफिशियल से जाकर के भाई। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, जवाब दीजिएगा भाई, राइट आंसर क्या हो जाएगा। पहला प्रश्न आपके सामने है, जवाब दीजिएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन है भाई कि बिहार टाइम्स पत्रिका के संपादन के दौरान डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के सहयोगी निम्न में से कौन थे। आपको बताना है कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के सहयोगी कौन थे बिहार टाइम्स पत्रिका के दौरान। तो आप इनसे महेश नारायण है, श्री कृष्ण सहाय है, श्री नंद किशोर लाल है, या इनमें से सभी। तो आप बोले सर इनमें से सभी, ये सभी हो जाएंगे। जब हम बात करते हैं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की, तो आपको पता होगा कि सर ये जो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा है ना, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, इनके बारे में आप लोग क्या जानते हैं बताओ। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की बात करें तो आप लोग इनके बारे में क्या जानते हैं, कमेंट करके जरा बता दो, जल्दी से बताइएगा कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के बारे में आप लोग क्या जानते हैं। तो आप कहेंगे सर जी ये संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष हैं। संविधान सभा के ये क्या हो जाएंगे भाई, तो ये संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष हैं। अस्थायी अध्यक्ष किसके हो जाएंगे भाई, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष आपको ये देखने को मिल रहे होंगे। ठीक है भैया, तो आप लोग यहां तक देख लीजिएगा। चलिए भाई अगला प्रश्न देखिए, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा किस वर्ष वकालत की पढ़ाई करने इंग्लैंड गए थे। यानी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा है ना, इनको फ्रांस की तर्ज पर संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष घोषित किया गया है। पूछ रहा है कि ये लंदन जब गए हैं वकालत की पढ़ाई करने के लिए किस वर्ष में गए थे। तो ये 1989 में लंदन गए हैं वकालत की पढ़ाई करने के लिए। समझ रहे हैं, जब ये वकालत की पढ़ाई करने के लिए 1989 में गए थे, उसके 4 साल के बाद महात्मा गांधी वकालत करने के लिए कहां गए भाई, दक्षिण अफ्रीका। समझ रहे हैं, तो महात्मा गांधी वकालत करने दक्षिण अफ्रीका गए थे 1893 में, और ये भाई साहब गए थे कहां पर भाई, 1989 में ये पढ़ाई करने के लिए। तो ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछता है, जवाब देते रहिएगा। चलिए, दिसंबर 1911 के कांग्रेस अधिवेशन में निम्न में से किसके द्वारा पृथक बिहार के समर्थन में प्रस्ताव पारित किया गया था। तो 1911 के कांग्रेस के अधिवेशन में किसके द्वारा पृथक बिहार के समर्थन में प्रस्ताव पारित किया गया था। तो तीसरे का आंसर आपको देना है। आप कहेंगे तेग बहादुर सप्रू हो जाएंगे, तेज बहादुर सप्रू है। ये जो 1911 का अधिवेशन है ना, ये कहां पर हुआ है, तो दिसंबर 1911 ये कलकत्ता के अंदर होता है भाई। ये कलकत्ता के अंदर अधिवेशन हुआ था। और इसी कलकत्ता अधिवेशन में आप लोग को ये भी ध्यान रखना है भाई साहब, इसी कलकत्ता अधिवेशन के अंदर आप लोग ध्यान रखेंगे कि यहां पर बिशन नारायण धर को अध्यक्ष बनाया गया है। बिशन नारायण धर जो हो जाएंगे ना, बिशन नारायण धर जो है अध्यक्ष थे। इस अधिवेशन में क्या हुआ था, तो राष्ट्रगान गाया गया पहली बार। राष्ट्रगान गाया गया है। तो राष्ट्रगान पहली बार इसी अधिवेशन में गाया गया था भैया। समझ रहे हैं आप लोग, तो पहली बार राष्ट्रगान को इसी अधिवेशन में गाया गया था। अध्यक्ष हैं बिशन नारायण धर हो जाएंगे। आंसर आपने तेग बहादुर सप्रू कर ही दिया होगा। चलिए भाई, आपसे पूछ सकता है कि कांग्रेस का पहला अधिवेशन बिहार में कहां पर हुआ। कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो था, कांग्रेस का पहला अधिवेशन बिहार में कहां पर हुआ था, 1912 के अंदर। ये कहां पर होगा भैया, तो 1912 के अंदर कांग्रेस का पहला अधिवेशन बिहार में हुआ है। ये बांकीपुर के अंदर हुआ। कब हुआ है, कहां पर हुआ, तो बांकीपुर के अंदर बिहार में पहला अधिवेशन होता है, याद रखेंगे आप। चलिए, किस वर्ष से प्रतिवर्ष 22 मार्च को बिहार स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो 22 मार्च को बिहार स्थापना दिवस हम कब से मना रहे हैं, कमेंट करके जरा बता दो। तो 2010 से
प्रतिवर्ष जो है हम बिहार का स्थापना वर्ष मनाते हैं 22 मार्च को, क्योंकि 22 मार्च 1912 को जो है आपका बिहार जो है पृथक हुआ है। ठीक है भैया, तो आप लोग 2010 आंसर कर सकते हैं। चलिए, बिहार सरकार द्वारा संचालित लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत विधवा महिलाओं को कितनी राशि प्रतिमाह देने की घोषणा की गई है? किसकी महिलाओं को? तो बिहार राज्य की विधवा महिलाओं को कितनी राशि प्रतिवर्ष देने की घोषणा करी गई है? 5 का जवाब देखिए और बताइए। तो 400 रुपए प्रतिमाह, है ना, 400 रुपए प्रतिमाह बिहार की जो विधवा महिलाएं हैं उनको ये प्रदान किए जाएंगे। अगला देखते हैं, बिहार स्टार्टअप नीति 2022 के तहत राज्य के युवा उद्यमियों को कितनी राशि बिना ब्याज के 10 वर्षों के लिए दिए जाने की घोषणा की गई है? ये 5 लाख रुपए हैं, 7 लाख रुपए हैं, 10 लाख रुपए हैं या 12 लाख रुपए हैं? 6 का जवाब कर दो भाई। तो इनको 10 लाख रुपए ना, 10 लाख रुपए की राशि देने की बात करी गई है बिहार के युवाओं को। क्वेश्चन के आंसर हर एक विद्यार्थी को देना है, ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं दिखना चाहिए जो क्वेश्चन के आंसर नहीं कर रहा है। क्वेश्चन के आंसर लगातार करो, जल्दी जल्दी करो, फटाक फटाक करो, जिससे कि मुझे आइडिया लगे कि हाँ भाई आप लोग जो है मेरी क्लासेस का थोड़ा बहुत तो फायदा ले ही रहे हैं। बिहार के किस व्यक्ति को ऑपरेशन मैन कहा जाता है? ऑपरेशन मैन, बिहार के ऐसे कौन व्यक्ति इनको ऑपरेशन मैन बोलते हैं? रवि सिन्हा है, मुकेश वर्मा है, विजय मुखर्जी है, मोहन यादव है। किस व्यक्ति को ऑपरेशन मैन कहा जाता है? तो रवि सिन्हा। रवि सिन्हा को ऑपरेशन मैन बोलते हैं। आपको पता रखना है कि तो बिहार के अंदर जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है ना, बिहार के अंदर जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब हैं, इनको क्या कहा जाता है? इनको बिहार का गांधी कहा जाता है भाई। इनको बिहार का गांधी कहा गया है, बिहार का गांधी इनको कहा जाता है, बिहार का गांधी इनको बोलते हैं। इनको अजात शत्रु की संज्ञा भी दी जाती है, इनको अजात शत्रु कहा जाता है। अजात शत्रु किसने बोला है इनको? तो महात्मा गांधी के द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा इनको अजात शत्रु की संज्ञा दी गई है। भाई याद रखोगे आप लोग। तो इनको महात्मा गांधी ने क्या बोला था? तो महात्मा गांधी ने इनको अजात शत्रु कहा है। याद रखना मेरे भाई, जो भी साथी क्लास में है क्वेश्चंस के आंसर देते रहेंगे, महात्मा गांधी ने इनको अजात शत्रु की संज्ञा दी है। याद रखना मेरे भाई। क्या मेरी आवाज आपको आ रही है? कोई ऐसा विद्यार्थी तो नहीं जो भाई जिसको लगता है सर आवाज नहीं आ रही है? कमेंट करके जरूर बता देना भैया, कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा आप लोग। हाँ भाई, तो आप लोग थोड़ा सा बताइए मेरी आवाज आपको आ रही कि नहीं आ रही? कमेंट करके जरा बता दीजिएगा। जो भी साथी क्लास में आ गए हैं उनको कमेंट करके बताना है ना भैया? जल्दी बताओ कमेंट करके, क्या मेरी आवाज आप लोग सुन पा रहे हो? तो सुन पा रहे हैं तो ठीक बात है। अगला देखते हैं, बिहार सरकार द्वारा 100% साक्षरता प्राप्ति का लक्ष्य कब तक रखा गया है? मतलब बिहार सरकार ने 100% साक्षरता का जो 100% साक्षरता जो है 100% साक्षरता का जो लक्ष्य रखा है ना, लक्ष्य वो कब तक रखा गया है? मतलब बिहार सरकार कब तक अपने यहाँ 100% साक्षरता को निर्धारित करने की बात कर रही है? तो आप कहेंगे सर जी ये तो क्या हो जाएगा, ये 2025 है, 2027 है, 2030 है या 2047 है? जल्दी से कमेंट कर देंगे आप लोग तो 8 का आंसर हो जाएगा 2030 तक। बिहार सरकार 2030 तक 100% साक्षरता की बात कर रही है। लेकिन आपको पता होगा कि सर जी अभी हाल ही में 2025 में आंकड़े जारी हुए हैं, उसके तहत त्रिपुरा हो जाएगा, है ना, मिजोरम हो जाएगा, त्रिपुरा है, मिजोरम है, गोवा है, ये ऐसे राज्य हैं यहाँ पर 100% साक्षरता इन्होंने प्राप्त कर ली है, 100% साक्षरता प्राप्त कर ली। अभी हाल ही में मार्च या अप्रैल में एक डेटा जारी हुआ था, उसमें कहा गया था ये ऐसे राज्य बन गए हैं जिन्होंने 100% साक्षरता प्राप्त कर ली है। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि 2011 की जो जनगणना है, 2011 की जो जनगणना है, इसके अकॉर्डिंग जो सर्वाधिक साक्षरता है वो कितनी है? सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक साक्षरता केरल की है, 94% से ज्यादा हो जाएगी। ये 2011 की जनगणना के अनुसार है। ठीक है भैया, चलिए अगला देखते हैं। कौटिल्य ने अपनी पुस्तक में कितने प्रकार के दासों का उल्लेख किया है? जो कौटिल्य हैं, कौटिल्य ने अपनी पुस्तक में कितने प्रकार के दासों का उल्लेख किया है? तो 9 प्रकार के दासों का। कौटिल्य कहते हैं कि भारत में 9 प्रकार के दास होते हैं। ये जातियां नहीं है, 9 जातियां नहीं है, 9 प्रकार के दास हैं। ठीक है, और कौटिल्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में, है ना, अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में इनका उल्लेख किया है। अर्थशास्त्र एक राजनीति विज्ञान पर लिखी गई पुस्तक है। अर्थशास्त्र जो है ना राजनीति विज्ञान पर लिखी गई पुस्तक हो जाएगी। इसको कौटिल्य विष्णुगुप्त या चाणक्य के द्वारा लिखा गया।
चाणक्य के द्वारा लिखा गया है। इसी अर्थशास्त्र में सप्तांग सिद्धांत का उल्लेख मिलता है। सप्तांग सिद्धांत है ना, सप्तांग सिद्धांत का उल्लेख मिलता है, जिसमें राज्य के 7 तत्वों का उल्लेख हमको देखने को मिल रहा है ना, जिसमें राज्य के 7 तत्वों का उल्लेख भी हमको यहां देखने को मिल जाता है। चलेंगे भाई, अगला प्रश्न देख लीजिएगा। कर्नाट वंश के किस शासक ने कर्नाट कुलभूषण की उपाधि धारण करी थी? कर्नाट वंश का ऐसा कौन सा राजा है जिसने कर्नाट कुलभूषण की उपाधि धारण करी है? 10 का जवाब बताइए भाई। तो नान्यदेव हो जाएगा, है ना। नान्यदेव के द्वारा कर्नाट कुलभूषण की उपाधि को धारण कर लिया था। चलिए भाई, अगला देख लेते हैं। बिहार के मिथिला क्षेत्र में किसके शासनकाल में पंजी प्रबंध का विकास हुआ है? पंजी प्रबंध का विकास जो है वो किसके शासनकाल में होता है? हरि सिंह देव हैं, राम सिंह देव हैं, गंग देव हैं या रामपाल हैं? 11 का आंसर बताओगे आप लोग? तो हरसिंह देव है ना, ए विल बी द करेक्ट आंसर। हरसिंह देव आप लोग आराम से लगा। बिहार में सैनिक अभियान आयोजित कर बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन करने वाला प्रथम शासक कौन है? बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन करने वाला शासक कौन हो जाएगा? कुतुबुद्दीन ऐबक है, इल्तुतमिश है, नासिरुद्दीन महमूद है या बख्तियार खिलजी है? तो आप करेंगे सर जी ये नासिरुद्दीन कौन हो जाएगा भैया? ये जो व्यक्ति है वो इल्तुतमिश हो जाएगा। ये व्यक्ति कौन रहेगा? ये व्यक्ति इल्तुतमिश हो जाएगा। अच्छा, आप लोग ये बताओ कि आपने इल्तुतमिश के बारे में क्या क्या पढ़ा है? इल्तुतमिश के बारे में आपने क्या क्या पढ़ा है ये बता दो बस आप लोग, क्योंकि इल्तुतमिश से प्रश्न बनता है और मैं नहीं चाहता कि जब इल्तुतमिश से प्रश्न बने तो आप लोग ये कहो सर जी बस छूट गया हमसे, छूट गया। छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं, या तो मैं बताता नहीं तो कोई बात नहीं, जब मैंने आपको बताया है तो आपसे छूटना नहीं चाहिए भाई। इल्तुतमिश जो है ये 1210 से लेकर के 1236 तक ये गुलाम वंश का राजा रहा। ये गुलाम वंश का तीसरा संस्थापक है, वो तीसरा राजा है, ठीक है। इसको दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे बोलते हैं? तो इसी को बोलते हैं। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन हो जाएगा भैया? यही हो जाएगा। इस व्यक्ति ने क्या किया? इस व्यक्ति ने चांदी का टंका, तांबे का जीतल प्रारंभ किया है। चांदी का टंका और तांबे का जीतल कौन प्रारंभ किया है? तो इन्होंने ही चांदी का टंका और तांबे का जीतल प्रारंभ कर दिया था। याद रखोगे आप लोग। इनके द्वारा तुर्कान ए चहलगानी की शुरुआत करी है। तुर्कान ए चहलगानी को प्रारंभ कौन करता है? तो इसी ने तुर्कान ए चहलगानी को प्रारंभ किया है ना। तुर्कान ए चहलगानी का मतलब क्या है? ये 40 सरदारों का दर है। तुर्कान ए चहलगानी, तुर्क ए चहलगानी, कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है भाई। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या रहेगा? किस शासक के संबंध में कानून गो द्वारा कहा गया कि वह बाहर से मुस्लिम तथा अंदर से हिंदू है? किसके बारे में कानून गो ने कहा था कि वह बाहर से मुस्लिम और अंदर से हिंदू है? भाई 13 का जवाब जरा कर दो भाई, 13 का जवाब जरा कर दो, कौन हो जाएगा? तो आप बोलेंगे 13 का जो आंसर रहेगा वो हो जाएगा शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी के विषय में कहा है। इसका प्राचीन नाम क्या रहा भाई? शेरशाह सूरी को क्या बोलते थे? तो शेरशाह सूरी को शेर खान कहा जाता था भाई। याद रखोगे, जो शेरशाह सूरी है, शेरशाह सूरी को क्या बोलते थे? तो शेर खान, शेर खान इसको कहा गया, शेर खान बोलते थे। इसने जो है ना, शेरशाह सूरी ने सूरवंश की स्थापना करी, सूरवंश की स्थापना करी। इसने 1539 में जो चौसा का युद्ध हुआ, चौसा का युद्ध है, और 1540 में जो है ये बिलग्राम का युद्ध हुआ। इन दोनों युद्धों में इसने हुमायूं को पराजित किया था, ये हुमायूं को पराजित किया था। इसका जन्म और मृत्यु दोनों सासाराम में है। तो इसका मकबरा कहां पर हो जाएगा भैया? इसका जो मकबरा है वो सासाराम के अंदर है। सासाराम में इसका मकबरा हो जाएगा। 1545 में जब ये कालिंजर अभियान पर गया था ना, तो स्वयं का जो गोला होता है, हथगोला, वही फट जाने के कारण इन भाई साहब की मृत्यु हो गई थी, डेथ हो गई थी। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या रहेगा? 1607 में बंगाल का गवर्नर बने बाज बहादुर को किसने कुल खान की उपाधि दी है? बताओ भाई। जो बाज बहादुर को कुल खान की उपाधि कौन देता है? बताइए भाई। 14 का आंसर क्या हो जाएगा? 14 का आंसर क्या होगा? 1607 में बंगाल का गवर्नर बने बाज बहादुर को कुल खान किसने बोला था? ये भाई साहब ये तो कुल खान है। तो कुल खान बोलता है जहांगीर। जहांगीर के द्वारा कुल खान की उपाधि दी गई है। ये जहांगीर जो है ये राजा कब बनता है? जहांगीर बताओगे आप लोग? तो 1605 में ये क्या बना? ये राजा बना।
राजा बना। 1605 में राजा क्यों बना है? क्योंकि अकबर साहब की हो गई थी मृत्यु, ये राजा बनता है। इसके बारे में बहुत फेमस क्या भैया, इसका जो मूल नाम था वो सलीम था, सलीम था। और इसको अकबर भाई साहब क्या बोलते थे? ये शेखू बाबा बोलते थे प्यार से, शेखू बाबा, है ना। इस शेखू बाबा की वजह से ही अकबर की डेथ हुई थी। ये शेखू बाबा बहुत ही ज्यादा क्या थे? ढीठ व्यक्ति थे भाई। ठीक है, चलिए, तो ये आपका हो गया। यहां पर आप देख रहे होंगे सर, ये जो जहांगीर है ना, जहांगीर ने न्याय की जंजीर का गठन करवाया था भाई। न्याय की जंजीर कौन लगवाता है? तो न्याय की जंजीर इसने लगवाई थी, इसमें 60 घंटियां थी। जहांगीर कहता था कि भाई कोई व्यक्ति जिसको सताया जाए, जिसको परेशान किया जाए, वो इस न्याय की जंजीर को हिला करके न्याय मांग सकता है। इसमें 60 घंटियां हुआ करती थी भाई। ठीक है, जहांगीर के द्वारा ही सिकंदरा का निर्माण कराया गया था। सिकंदरा का निर्माण, तो सिकंदरा का निर्माण कौन कराता है? जहांगीर कराता है। सिकंदरा क्या है? तो ये मकबरा है अकबर का, ये मकबरा हो जाएगा भाई किसका? तो अकबर का, अकबर का मकबरा है। इसका निर्माण जहांगीर ने करवाया था। इसी जहांगीर के समय पर किसका निर्माण होता है? तो एतमाद दौला का निर्माण होता है। एतमाद दौला का निर्माण इसी के समय पर हुआ था। मेरुन निसा ने इसका निर्माण करवाया था भाई, मेरुन निसा ने इसका निर्माण करवाया था। और एतमाद दौला क्या है? ये मकबरा है। एतमाद दौला मकबरा किसका है? तो मिर्जा ग्यास बेग का मकबरा है। मिर्जा ग्यास बेग का मकबरा हो जाएगा, है ना। और मिर्जा ग्यास बेग को एतमाद दौला की उपाधि कौन देता है? तो मिर्जा ग्यास बेग को एतमाद दौला की उपाधि जो दी थी वो जहांगीर ने दी थी। भारत के अंदर सफेद संगमरमर से बनने वाला ये पहला मकबरा आपको देखने को मिल रहा होगा भाई। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखो, किस शासक ने मनिहारी के युद्ध में शौकत जंग को पराजित किया था? ऐसा कौन सा शासक है जिसने मनिहारी के युद्ध में शौकत जंग को पराजित किया है? तो 15 का आंसर हो जाएगा सर जी सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला ये 1757 में ब्रिटिश सरकार से हार जाता है ना, याद रखिएगा भाई, यहां तक याद रखोगे। चलिए, मांझी व्यवस्था का संबंध किस विद्रोह से है? मांझी व्यवस्था, ये संथाल विद्रोह है, मुंडा विद्रोह है, पहाड़िया विद्रोह है, चेर विद्रोह है। 16 का जवाब करोगे आप लोग तो इसका संबंध संथाल विद्रोह से आपको देखने को मिल रहा होगा। चलिए, पीर मोहम्मद मुनीस ने अपने किस पत्रिका में चंपारण के किसानों की दुर्दशा का मार्मिक चित्रण किया है? बताओ। जो पीर मोहम्मद मुनीस हैं, इन्होंने अपनी किस पत्रिका में चंपारण के किसानों के बारे में लिखा है? तो 17 का जो आंसर हो जाएगा ना मेरे भाई, वो क्या होगा? वो हो जाएगा प्रताप। इनकी पत्रिका का नाम प्रताप है और इसी पत्रिका में ये क्या करते हैं भाई? वहां के किसानों के बारे में, उनकी दुर्दशा को लिखते हैं। अगर आपको यहाँ पर पूछे कि सर जी ऐसा चंपारण में क्या हुआ था, ऐसा चंपारण में क्या हुआ था, तो चंपारण जो पड़ता है वो बिहार का जिला है ना। बिहार का जिला है, उत्तर प्रदेश और नेपाल दोनों के साथ सीमा साझा करता है ना। अब तो हालांकि इसको बांट दिया गया है पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण में। तो आप कहेंगे सर जी चंपारण में क्या हुआ कि वहां पर जो किसान थे ना, उन पर ब्रिटिश सरकार उनके 3/20 भाग, उनकी भूमि के 3/20 भाग पर ये नील की खेती करवाती थी भाई। नील की खेती करवाती थी। और 3/20 भाग जो नील की खेती का होता था ना भैया, इसको ब्रिटिश सरकार की नजर में तिनकटिया कहा गया, तिनकटिया पद्धति। तो तिनकटिया पद्धति के विरुद्ध जो है आंदोलन कौन करते हैं? महात्मा गांधी ने तिनकटिया पद्धति के विरुद्ध आंदोलन किया है। किसके कहने पर? तो राजकुमार शुक्ल के कहने पर। राजकुमार शुक्ल जो है ना, वो यही चंपारण के रहने वाले थे। इनके कहने पर महात्मा गांधी ने क्या किया? वहां के किसानों का साथ दिया और उनको जो है उस लगान व्यवस्था से आजाद कराया जो कि ब्रिटिश सरकार उन पर लगाया करती थी, है ना। तो ये जो पीर मोहम्मद मुनीस है ना, अपनी प्रताप पत्रिका में ही चंपारण के किसानों की दुर्दशा को लिखते हैं भाई, ये है ना। चलिए अगला देख लीजिएगा। खिलाफत दिवस 1 अगस्त 1920 के दौरान निम्न में से किसने वकालत छोड़ने की घोषणा कर दी थी? ऐसे कौन व्यक्ति हैं जिन्होंने वकालत छोड़ने की घोषणा कर दी थी भाई? तो आप कहेंगे सर ये मोहम्मद जुबैर है, मोहम्मद जुबैर ने, है ना। वकालत छोड़ने की घोषणा कौन करता है? तो मोहम्मद जुबैर के द्वारा वकालत को छोड़ने की घोषणा कर दी गई थी। याद रखना पड़ेगा मेरे भाई आपको, ये खिलाफत दिवस है। अच्छा, अगर हम यहाँ पर देखें कि जो खिलाफत है, जो खिलाफत आंदोलन है, खिलाफत आंदोलन जो है वो ये कब प्रारंभ हुआ? खिलाफत आंदोलन जो है ये 1919 में प्रारंभ होता है। 1919 में प्रारंभ हुआ था। किसने प्रारंभ किया है? तो अली बंधुओं के द्वारा, है ना। अली बंधुओं के द्वारा इसको प्रारंभ किया गया। तो याद रखिएगा खिलाफत दिवस ये अली बंधुओं के द्वारा प्रारंभ किया गया। जो अली बंधु थे ना, शौकत अली और मोहम्मद अली, तो इन दोनों जो अली बंधु हैं इन्होंने प्रारंभ किया। और प्रारंभ करने का उद्देश्य था कि जो सीवर्स की संधि थी, सीवर्स की संधि के तहत ब्रिटिश सरकार ने
तुर्की के सभी अधिकार छीन लिए थे। तुर्की का जो सुल्तान था, वो जो खलीफा था, उसके खलीफा के पद को छीन लिया था। और दुनिया के सभी मुसलमान जो है ना, तुर्की खलीफा को, तुर्की के जो राजा को अपना खलीफा मानते थे। जब ये हुआ तो दुनिया के सभी मुसलमानों ने ब्रिटिश सरकार का घोर विरोध किया, और भारत में भी ऐसा एक विरोध देखने को मिला, जिसको हम बोलते हैं, ये क्या है, ये खिलाफत आंदोलन है भाई, ये खिलाफत आंदोलन है, समझ रहे हैं। अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की जो बैठक होती है, अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी, अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की जो बैठक हुई, खिलाफत कमेटी की जो बैठक हुई, वो होती है 1920 में, 1919-20 में ये दिल्ली में होती है, और महात्मा गांधी इसके अध्यक्ष बनी थी भाई, है ना। 1924 में ये आंदोलन समाप्त हो गया था, है ना। 1924 में आंदोलन क्या हो गया, समाप्त हो गया है। चलिए, बिहार के डुमराव में नशाबंदी आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई है? आप जानते हैं कि बिहार में नशाबंदी या बिहार में शराबबंदी आज से नहीं है, बहुत वर्षों पहले से है ना। हालांकि बिहार अब पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां पर नशा मुक्त कर दिया है बिहार को भाई नीतीश कुमार जी ने। लेकिन याद रखिएगा, इसकी शुरुआत कब से होती है, बताइए भाई, इसकी शुरुआत जो है वो कब से हुई है? तो आप कहेंगे सर 1920 से इसकी शुरुआत हमको देखने को मिलती है, 1920 से शुरुआत देखने को मिलती है। अब एक बात समझते जाइएगा, क्योंकि एक क्लास जीके जीएस की बिहार की भी है, बिहार जीके और जीके जीएस की है, तो जहां भी हमको मौका मिले तुरंत हमको जान लेना है। 1920 जो है इतिहास में क्या स्थान रखता है? तो 1920 में 1 अगस्त 1920 को, 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन प्रारंभ होता है भाई। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ हुआ है, ठीक है भैया। और इसी दिन 1 अगस्त 1920 को किसकी डेथ हुई थी? तो बाल गंगाधर तिलक की डेथ हो जाती है। बाल गंगाधर तिलक की जो है, तिलक जो थे वो 1 अगस्त को इनकी डेथ हो गई थी, 1 अगस्त को इनकी डेथ हो जाती है। 1924 में क्या होता है भैया? तो 1924 में आप देखेंगे HRA का गठन होता है, HRA का गठन, HRA का मतलब हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, इसका गठन कानपुर के अंदर हुआ। 1925 में जो है इसी HRA के लोगों ने काकोरी कांड किया, काकोरी कांड 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड इन्हीं HRA के सदस्यों ने किया था। तो जहां भी आपको मौका मिले सर जी कुछ डेट का भी बता दिया करिए, तो मैं स्वतः ही आपको बताता हुआ चलूंगा। अगला देखो, 1932 में अस्पृश्यता निवारण सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया था? 1932 में अस्पृश्यता निवारण सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया है? तो अंजुमन इस्लामिया हॉल पटना में, गांधी मैदान पटना में, सदाकत आश्रम पटना में, या कुमेरार पटना सिटी में। तो 20 का जवाब होगा आपका अंजुमन इस्लामिया हॉल जो है पटना के अंदर था, यहीं पर किया गया था। अब आपको पता है कि 1932 के अंदर आप देखोगे सर, 1932 के अंदर क्या होता है? पूना पैक्ट भी हुआ है। 1932 में पूना पैक्ट भी हुआ है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच में, और अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ का गठन हुआ है। अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ का गठन हुआ है। हरिजन सेवक संघ का गठन भी महात्मा गांधी ने इसी वर्ष तो किया था, 1932 में ही तो किया था। लेकिन यहाँ पर बात आ रही है सर किसकी? अस्पृश्यता की। अस्पृश्यता को लेकर भारत के संविधान में क्या प्रावधान है? आर्टिकल 17 अस्पृश्यता के अंत की बात करता है। आर्टिकल 17 जो है ये अस्पृश्यता के अंत की बात करता है भैया, छुआछूत के अंत की बात करता है कि अगर कोई व्यक्ति भारत के अंदर किसी प्रकार की छुआछूत मानेगा तो वो क्या है भैया? वो अपराधी है, और ऐसे अपराधी के लिए दंड का प्रावधान भी किया गया है। चलिए भाई, 1946 में कैबिनेट मिशन के तहत राज्यों के वर्गीकरण समूह में बिहार को किस ग्रुप में रखा गया था? जो 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था, उसके तहत उसके तहत कैबिनेट मिशन के तहत जो है राज्यों को बांटा गया था ग्रुपों में, तो बिहार को किस ग्रुप में शामिल किया गया था? 19 का जवाब दीजिएगा। तो बिहार ग्रुप ए में शामिल था, बिहार जो है ये ग्रुप ए में शामिल था। समझिए भाई आप लोग, 1946 की बात कर लें तो 1946 में 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आता है, कैबिनेट मिशन भारत आता है। क्या इसका नाम कैबिनेट मिशन ही था? नहीं भाई, इसको कैबिनेट मिशन क्यों कहा गया वो समझिए। कैबिनेट मिशन इसलिए कहा गया था क्योंकि इसके अंदर जो 3 सदस्य थे, 3 सदस्य थे। पहले कौन भाई? तो सर पैथिक लॉरेंस, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स और AB अलेक्जेंडर। ये जो हो जाएंगे ये तीनों ब्रिटिश सरकार में उस समय कैबिनेट स्तर के मंत्री थे। ब्रिटिश सरकार में तीनों उस समय कैबिनेट स्तर के मंत्री थे, इसीलिए इसको क्या कहा गया था भाई? कैबिनेट मिशन कहा गया था।
इसीलिए इसको उस समय कैबिनेट मिशन कहा गया है, याद रखना मेरे भाई, ठीक है। और इसी कैबिनेट मिशन की तर्ज पर भारत में संविधान सभा का गठन हुआ, संविधान सभा के चुनाव हुए और भारत में संविधान का निर्माण भी कैबिनेट मिशन की तर्ज पर, मतलब कैबिनेट मिशन के द्वारा नियुक्त संविधान सभा के द्वारा ही हुआ है। अगला देखिए, संविधान सभा में बिहार से कुल कितने सदस्य शामिल थे? संविधान सभा में अगर देखा जाए तो बिहार से टोटल लोगों की संख्या कितनी है? 40 है, 36 है, 30 है, 24 है। तो 22 का आंसर आप लोग करेंगे सर जी टोटल कितने लोग हो जाते हैं? तो बिहार से लोगों की संख्या जो थी वो 36 थी। बिहार से लोगों की संख्या कितनी है? तो बिहार से जो लोग हैं भैया वो 36 हो जाएंगे संविधान सभा के अंदर। संविधान सभा के अंदर पहले तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि जो संविधान सभा थी, संविधान सभा में टोटल कितने मेंबर थे? टोटल मेंबर कितने हैं? तो टोटल मेंबर जो है वो 389 है, 389 सदस्य हैं। टोटल कितने हैं? 389 सदस्य हो जाएंगे संविधान सभा के अंदर, है ना। 389 सदस्य संविधान सभा के अंदर टोटल हो जाएंगे। इनमें से 292 जो थे इनका ही निर्वाचन हुआ था, बाकी मनोनीत थे, बाकी देसी रियासतों से आए थे वो, है ना। और देसी रियासतों से आए थे ना वो नॉमिनेट थे, वो कोई निर्वाचन नहीं हुआ था। ये मैंने 292 इसलिए बोला है क्योंकि 4 अन्य भी थे जिसमें 4 कमिश्नरी प्रांत हैं। ये जो आपके 292 थे ना, ये 11 प्रांतों से, 11 जो प्रांत थे उनसे ये चुन करके आए थे ये लोग। इनमें से 36 जो है वो बिहार के रहा करते थे। आपसे पूछे भाई सर्वाधिक कहां से चुन के आए थे इनमें से? तो सर्वाधिक यूपी से आए थे भैया, यूपी से। उस समय यूपी को संयुक्त प्रांत बोलते थे। यूपी से 55 लोग चुन करके आए हैं। अगला देखते हैं, निम्न में से कौन सी कृति विद्यापति द्वारा लिखी गई है? विद्यापति की इनमें से कौन सी कृति हो जाएगी? बताओ, इनमें से कौन सी ऐसी कृति है जो विद्यापति ने लिखी है? तो न्याय कंडिका हो जाएगी भैया ना, न्याय कंडिका ये विद्यापति की कृति है। पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत उप मुखिया अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? उप मुखिया, मुखिया का मतलब होता है प्रधान के बराबर, उप मुखिया का मतलब होता है उप प्रधान के बराबर। तो उप मुखिया अपना त्यागपत्र किसे देता है? कमेंट कर दो भैया। तो आप बोलेंगे सर जिला पदाधिकारी को। किसको देता है भैया? जिला पंचायती राज अधिकारी को देता है। तो आप आंसर बी विल बी द करेक्ट आंसर, बी विल बी द करेक्ट आंसर। 24 का आंसर आपने बी कर दिया होगा। अब यहाँ पर एक चीज देखिए, अगर आपसे पूछे भाई पंचायती राज व्यवस्था की बात करें, पंचायती राज व्यवस्था, अगर आपसे पंचायती राज व्यवस्था की बात करें तो यहाँ पर आपको एक चीज समझने को मिलेगी कि सर ये जो पंचायती राज व्यवस्था है ना, ये भारत के संविधान में बहुत पहले से थी, बहुत पहले से, लेकिन इसका गठन शुरुआत में हो नहीं पाया था। पंचायती राज की अगर हम बात करेंगे तो आर्टिकल 40 पहले ही कहता था भाई ग्राम पंचायतों का गठन होना चाहिए, लेकिन हुआ ही नहीं। भारत में 73वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया 1992 में, और इसके तहत भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की गई है। पंचायत व्यवस्था की शुरुआत इसी के तहत की गई थी, और इसमें एक आर्टिकल जोड़ा गया था भाई। आर्टिकल कौन सा? तो 243 से लेकर के 243 ओ तक जोड़े गए थे, और भाग जो है वो 9 जोड़ा गया था। ये पंचायतों की बात करता है ना, ये पंचायतों की बात करता है। अनुसूची 11 भी जोड़ी गई है जो पंचायतों की बात करती है, जिसमें 29 विषय हैं जिन पर शक्ति जो है, कानून बनाने की शक्ति जो है वो वहां पर राज्य के विधानमंडल के पास है। अगला देखिएगा, बिहार के किस मुगल प्रांतपति ने रोहतास को अपनी राजधानी बनाया था? ऐसा कौन सा बिहार का मुगल प्रांतपति है जिसने मुंगेर को राजधानी, रोहतास को अपनी राजधानी बना लिया था? तो 25 का आंसर आप बोलेंगे सर जी कौन हो जाएगा? ये मानसिंह है। अच्छा, मानसिंह था कौन? मानसिंह था कौन? तो मानसिंह जो है ये अकबर का सेनापति था, और अकबर के सबसे योग्य सेनापतियों में से एक है। याद रखिएगा भाई, अकबर के सबसे योग्य सेनापतियों में से एक था, और अकबर स्वयं बोलता था कि नवरत्नों में अगर मुझे सेनापति चुनना होगा तो इससे बेहतर सेनापति कोई है ही नहीं। अब जैसे मैंने नवरत्न बोला, आप कहेंगे नवरत्न थे कौन? नवरत्न समझिए भाई, अगर आपसे पूछे कि जो अकबर के नवरत्न है, अकबर के जो नवरत्न है, इन अकबर के नवरत्नों में कौन कौन व्यक्ति उस समय शामिल रहा करते थे? अकबर के नवरत्नों में कौन कौन शामिल थे? तो समझिए भाई, ये 9 लोग शामिल हैं। 9 लोगों को अकबर ने नवरत्न कहा। कौन कौन से हो जाएंगे? तो सबसे पहले तो नाम मानसिंह का ही ले लेते हैं भाई। मानसिंह हो जाएगा, टोडरमल हो जाएगा, तानसेन हो जाएगा, बीरबल हो जाएगा, है ना, अबुल फजल है, फैजी है, अब्दुल रहीम खाना है, ठीक है, हकीम हमाम है, और मुल्ला दो प्याजा है। मुल्ला दो प्याजा, इतने लोग जो थे, ये 9 लोग, ये 9 लोग अकबर के शासनकाल में अकबर के मंत्रिमंडल में शामिल रहा करते थे, अकबर के मंत्रिमंडल में शामिल रहा करते थे। चलिए,
बिहार लगान परिषद के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बिहार लगान परिषद के पहले अध्यक्ष का नाम बताइए भाई। 26 का जवाब क्या होगा? तो अलेक्जेंडर, जेम्स अलेक्जेंडर हो जाएंगे। जेम्स अलेक्जेंडर आप कर सकते हो। सिकंदर लोदी ने हुसैन शाह सरकी को पराजित कर किसे बिहार का प्रभारी नियुक्त किया था? तो बिहार का प्रभारी किसे नियुक्त किया गया था भाई? तो दरिया कहां, किसको भाई, कहां पर दे रखा है? दरिया खान नूहानी। तो दरिया खान नूहानी को किया गया था। 27 का आप लोग क्या कर सकते हो भाई? 27 का बी हो जाएगा, दरिया खान नूहानी। ये जो सिकंदर लोदी है ना भाई, सिकंदर लोदी जो है ये लोदी वंश के सबसे महान शासकों में से एक है। सिकंदर लोदी लोदी वंश के सबसे महान शासकों में से एक हो जाएगा। इसने 1206 में आगरा को राजधानी बनाया था। आगरा को राजधानी बना दिया था। आगरा यूपी में पड़ता है और यहाँ पर ताजमहल स्थित है। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया है? ताजमहल का निर्माण शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। समझ रहे हैं आप लोग? तो 1206 में, सॉरी 1506 में इसने क्या किया है? राजधानी बनाया है आगरा को। तो दिल्ली के अतिरिक्त आगरा को राजधानी बनाने वाला पहला और अंतिम दिल्ली सल्तनत का शासक तो ये सिकंदर लोदी ही हो जाएगा भाई। अगला देखिएगा आप लोग, निम्न में से किस आंदोलन के दौरान बिहार में स्वराज ट्रेन का प्रचलन किया गया था? किस आंदोलन के दौरान बिहार में स्वराज ट्रेन चलाई गई? बताइए भाई, स्वराज ट्रेन किस आंदोलन के दौरान चलाई गई थी? तो ये भारत छोड़ो आंदोलन है, स्वदेशी आंदोलन है, असहयोग आंदोलन है, या सविनय अवज्ञा आंदोलन है? तो ये हो जाएगा भाई भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार से लोगों के पलायन के लिए, बिहार से लोग मुंबई आसानी से पहुंच पाए, इसलिए स्वराज ट्रेन चलाई गई थी। स्वराज ट्रेन का प्रचलन शुरू किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन या क्विट इंडिया मूवमेंट ये कब हुआ है? तो 8 अगस्त 1942। 8 अगस्त 1942 को हुआ है। ये कहां पर हुआ था? तो ये बंबई के अंदर, बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में, बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में हुआ था। इसका नेतृत्व कौन करते हैं? तो नेतृत्व जो है महात्मा गांधी द्वारा किया गया। नेतृत्व किसने किया है? तो नेतृत्व जो है महात्मा गांधी के द्वारा ये नेतृत्व किया गया था। याद रख लोगे आप लोग, ठीक है। आंदोलन का ध्यान रखना भाई। स्वदेशी आंदोलन कब होता है? तो 1905 में स्वदेशी आंदोलन हुआ है। 1920 में असहयोग आंदोलन है और 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन होता है ना। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन आपका देखने को मिल रहा होगा। चलिए, शुष्क पर्णपाती वन का विस्तार बिहार के किस जिले में सबसे ज्यादा है? जो शुष्क पर्णपाती वन है ये बिहार के किस जिले में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं? गया है, जहानाबाद है, रोहतास है, या सभी हैं? 29 का जवाब दे दो भाई। तो कहां पर पाए जाते हैं? तो आप कहेंगे सर ये सभी जिलों में। आपको एक बात और याद रखनी है। आपको पता है आपको एक बात क्या याद रखनी है? हमेशा याद रखिएगा कि जो शुष्क जो आपके कौन है ना, ये जो आपके शुष्क पर्णपाती वन कहां पर पाए जाएंगे? जहां पर कर्क रेखा के आसपास का क्षेत्र होगा। कर्क रेखा के आसपास के क्षेत्र में शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। तो आप लोग इसको बेहतर तरीके से याद रख सकते हैं। तो ये जो जिले हैं यहीं पर तीनों जिलों में जो है आपको ये वन पाए जाते हैं। बिहार में बरेला झील अभयारण्य कहां पर है? बताओ, ये जो बरेला झील अभयारण्य है ये बिहार में कहां पर देखने को मिल रहा होगा? बरेला झील अभयारण्य कहां पर है? तो आप कहेंगे सर जी ये हो जाएगा वैशाली के अंदर। वैशाली के अंदर हो जाएगा। अच्छा, वैशाली के बारे में आपने क्या क्या पढ़ा है? अगर हम वैशाली की बात यहां पर कर लें तो वैशाली के बारे में आपने क्या पढ़ा है? सबसे इंपोर्टेंट जो है इसमें, वैशाली के अंदर कितने ईसा पूर्व में? तो वैशाली के अंदर आप देख पा रहे होंगे लगभग 383 ईसा पूर्व में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। द्वितीय बौद्ध संगीति होती है वैशाली में। राजा कौन था इस समय? किसके समय पर हुई है? तो राजा है कालाशोक। कालाशोक के समय पर ये दूसरी बौद्ध संगीति हुई थी। हमें याद रखना है बिहार में 3 बौद्ध संगीतियां होती हैं। टोटल 4 में से 3 बिहार के अंदर हुई हैं। टोटल 4 में से जो 3 हुई है ना, तीनों की तीनों बिहार के अंदर ही हमें देखने को मिल रही हैं। चलिए भाई, बिहार के किस पक्षी विहार में लालसर नामक कश्मीरी पक्षी अक्टूबर से फरवरी तक प्रवास करते हैं? तो अक्टूबर से फरवरी तक कौन सा हो जाएगा? ये बक्सर पक्षी विहार हो जाएगा। बिहार में सीतामढ़ी, मधुबनी एवं दरभंगा जिलों को किस भूकंप जोन में रखा गया है? ये तीनों जिले सीतामढ़ी, मधुबनी और दरभंगा, इन्हें किस भूकंप जोन में शामिल किया गया है? तो भूकंप जोन 5 के अंतर्गत ये आते हैं। अगला देखते हैं भाई, बिहार के किस जिले में तसर रेशम का उत्पादन सर्वाधिक किया जाता है? तो टसर रेशम जो है वो बिहार के किस जिले में उत्पादित होती है?
मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरपुर है, और रोहतास है, नवादा है, भागलपुर हो जाएगा। तो 33 का जो जवाब होगा भाई आप लोग क्या कर सकते हो, ये भागलपुर आप लोग आंसर कर सकते हो। चलिए, बिहार में स्थित कोसी परियोजना की नहरें कहां से निकलती हैं? जो कोसी परियोजना की नहरें हैं ना भाई, ये कहां से निकलती हैं बताइए भाई। कोसी परियोजना की जो नहरें हैं वो कहां से निकल रही हैं? तो ये हनुमान नगर के निकट से निकलती हैं। अगला देखते हैं, बिहार के से प्राप्त हुआ पहला द्विभाषी अभिलेख किस शासक से सम्मिलित है? बिहार का जो पहला द्विभाषी अभिलेख है ये किस राजा से संबंधित हो जाएगा? किस राजा से संबंधित हो जाएगा? शाहजहां है, औरंगजेब है, हुमायूं है या बाबर है? किससे सम्मिलित होगा? तो 35 का जवाब आपको देना है भाई। तो आप कहेंगे सर जी इसका संबंध किससे है? बाबर से इसका संबंध हो जाएगा भाई। किससे है? बाबर से इसका संबंध हो जाएगा। क्लियर रखोगे आप लोग? कोई दिक्कत, प्रॉब्लम, समस्या, कैसी भी तकलीफ हो तो बताइए भाई। हमें कोई तकलीफ नहीं है। बाबर राजा कब बना है फिर? तो बाबर ने 1526 में पानीपत का पहला युद्ध लड़ा। बाबर ने 1526 में पानीपत का पहला युद्ध लड़ा है, और पानीपत के पहले युद्ध में ही बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। इब्राहिम लोदी को हराया है भाई बाबर ने पहले युद्ध में। इब्राहिम लोदी को पराजित किया था, और इब्राहिम लोदी को पराजित करने के बाद जो है एकदम शांत क्या हुआ भैया, तो ये हरा दिया था। उसके बाद बाबर के कुछ प्रमुख युद्धों की बात ध्यान रखिएगा। 1527 में खानवा का युद्ध होता है। 1528 में जो है ये चंदेरी का युद्ध होता है। 1529 में जो है ये घाघरा का युद्ध होता है, और 1530 में जो है डेथ हो जाती है। 1530 में डेथ हो जाती है बाबर की। बाबर का मकबरा याद रखना भाई, बाबर का जो मकबरा है ना वो कहां पर है? इसका जो बाबर का मकबरा होगा वो काबुल के अंदर है। काबुल अफगानिस्तानी कैपिटल है। बाबरनामा की रचना स्वयं करी है। बाबरनामा स्वयं बाबर ने लिखा था तुर्की भाषा में लिखा था। हालांकि वर्तमान में ये उपलब्ध है किस भाषा में? फारसी भाषा में। क्यों? क्योंकि बाद में अकबर के शासनकाल के दौरान अब्दुल रहीम खाना ने इसको कन्वर्ट किया था फारसी भाषा में, क्योंकि मुगलों की जो राजभाषा थी वो फारसी थी भाई। चलिए, ग्राम कचहरी में अपील की सुनवाई हेतु न्यूनतम पंचों की गणपूर्ति संख्या कितनी होती है? तो आप में 7 होती है। 7 हो जाएगा। बिहार के किस क्षेत्र में लेटेराइट मिट्टी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? तो लेटेराइट मिट्टी सबसे ज्यादा कहां पर मिलती है? छोटा नागपुर के क्षेत्र में, छोटा नागपुर के पठार के उत्तरी भाग में, गंगा के दक्षिणी मैदानी भाग में, गंगा के उत्तरी मैदानी भाग में, या तराई क्षेत्र में। तो 37 का जवाब आप बोलेंगे छोटा नागपुर के पठार के उत्तरी भाग हो जाएगा। देखिए, मध्यकाल में बिहार शरीफ प्रसिद्ध था किसके लिए? मध्यकाल में जो बिहार शरीफ है वो किसके लिए प्रसिद्ध था? ये व्यापार के लिए, प्रांतीय प्रशासन के केंद्र के रूप में, शिक्षा के केंद्र के रूप में, या सैन्य गतिविधियों के लिए प्रसिद्ध था? तो आपको 38 का जवाब भी करना है भाई। क्या हो जाना चाहिए? तो आप कहेंगे सर 38 का आंसर हो जाएगा कि ये प्रांतीय प्रशासन के केंद्र के रूप में प्रसिद्ध हुआ करता था बिहार शरीफ। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। बिहार सरकार द्वारा किस वर्ष पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया? पर्यटन को उद्योग का दर्जा जो है बिहार सरकार ने कब दिया है? 1987 में, 90 में, 94 में, 1988 में। तो 1987 के अंदर बिहार सरकार ने जो पर्यटन विभाग है ना उसको उद्योग का दर्जा दे दिया है। देखो मैं आपको बताऊं, भारत के अंदर जितने भी पर्यटन स्थल है ना उनसे क्या होती है? उनसे आय होती है। और आय क्या है भाई? भारत की जो विकास के लिए महत्वपूर्ण होती है भाई, क्योंकि भारत के अंदर जहां भी कोई परियोजना चलाई जानी है या कोई परियोजना का निर्माण किया जाना है तो वो किस पर डिपेंड करता है? फंड पर ही तो डिपेंड करता है। चलिए, निम्न में से किसे फिरंगिया संगीत के रचयिता के रूप में जाना जाता है? तो फिरंगिया संगीत के रचयिता कौन हो जाएंगे भाई? तो आप कहेंगे सर कौन है? मनोरंजन प्रसाद सिन्हा है। 40 का आंसर आप लोग ध्यान रखेंगे भाई, मनोरंजन प्रसाद सिन्हा हो जाएंगे। 40 का आंसर क्या होगा? तो आपका आंसर हो जाएगा बी। अगला देख लीजिएगा भाई, 41। थोड़ा बड़ा है लेकिन सही प्रश्न है, थोड़ा बड़ा बेशक है लेकिन सही प्रश्न है। सही से चुनिएगा और आंसर कीजिएगा भाई। तो आप कहेंगे सर इसमें से जो हो जाएगा ना भाई सही जवाब क्या हो जाएगा? सही आंसर क्या रहेगा? तो एक तरफ दे रखिए सूची 1, सूची 2, मिलान करना है आपको। तो बिहार स्टार्टअप नीति की शुरुआत कब हुई है? 2022 में बिहार स्टार्टअप नीति। ठीक है, बिहार कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति वर्ष 2020 में प्रारंभ हो जाती है भाई। ऑक्सीजन उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2021 में प्रारंभ हुई है। और कृषि रोड मैप की शुरुआत कब हुई है? तो ये जो है 2008 में हुई है। तो इसका सी हो जाएगा, सी विल बी द करेक्ट आंसर। याद रखोगे आप लोग। तो इसका जो सही जवाब है वो सी हो जाएगा। 41 का आप लोग सी लगा सकते हो।
चलिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान हजारीबाग जेल में किस हस्तलिखित मासिक पत्रिका का प्रकाशन किया गया था? ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है इसकी शुरुआत 1930 में होती है भाई। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। आपसे पूछा गया है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान हजारीबाग जेल में किस हस्तलिखित मासिक पत्रिका का प्रकाशन शुरू हुआ था? ये बंदी कैदी है, सत्याग्रह है, हुंकार है या हाजत है भाई? किसका हुआ है? तो बंदी कैदी पत्रिका हो जाएगी, बंदी कैदी पत्रिका। अब एक बात और समझिए, जैसे आपसे पूछे कि सर ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन डायरेक्ट इसी के नाम से प्रारंभ हुआ था कि इसकी रूपरेखा कुछ और है? याद रखो भाई, 1930 में 12 मार्च को एक आंदोलन प्रारंभ होता है जिसका नाम है दांडी मार्च। गांधी जी ने दांडी मार्च क्यों किया था? क्योंकि बिहार के अंदर जो दांडी वाला क्षेत्र है ना भैया, दांडी वाले क्षेत्रों में बिहार के अंदर जो ब्रिटिश सरकार थी उन्होंने वहां के स्थानीय लोगों को नमक बनाने से मना कर दिया था और उस पर अंधाधुंध टैक्स बढ़ा दिया था। तो गांधी जी वहां पर गए थे 12 मार्च को। 12 मार्च को गांधी जी ने वहां पर क्या किया भैया? दांडी मार्च किया। गांधी जी 6 अप्रैल को गांधी जी कहां पर पहुंचे भाई? दांडी पहुंच गए। दांडी पहुंचकर उन्होंने एक मुट्ठी नमक बना करके नमक कानून तोड़ा। एक मुट्ठी नमक बनाया और नमक कानून तोड़ा था भाई। नमक कानून तोड़ा है, समझ रहे हैं आप लोग? इन्होंने नमक कानून तोड़ दिया था, याद रखोगे बच्चों, समझ रहे हैं आप लोग? उसके बाद प्रारंभ होता है सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगला देखिएगा, निम्न में कौन बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना 7 निश्चय पार्ट 2 के अंतर्गत शामिल नहीं है? तो 43 का जो आंसर होगा ना वो क्या हो जाएगा भाई? वो बाल विकास राज्य विकास है ना, बाल विकास और राज्य का विकास। बिहार सरकार द्वारा संचालित मिशन 5.0 का संबंध किससे है? कमेंट कर दो और बता दो भाई इस क्वेश्चन का जवाब कि बिहार सरकार द्वारा संचालित मिशन 5.0 का जो संबंध है वो किससे हो जाएगा? ये वृक्षारोपण से है, शिक्षा से है, सड़क संरचना से है, टीकाकरण से है। तो 44 का आंसर कहेंगे सर ये इसका संबंध जो रहेगा वो वृक्षारोपण से रह जाएगा। वाल्मीकि रामायण में बक्सर क्षेत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? वाल्मीकि रामायण में बक्सर क्षेत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? मलद है, करुणा है, वैभव है या ए और बी दोनों है? 45 का जवाब क्या लगाएंगे भैया आप लोग? तो आप कहेंगे सर ये क्या हो जाएगा भैया? तो मलद और करुणा दोनों किसको बोलते थे? तो बक्सर क्षेत्र के लिए दोनों शब्दों का प्रयोग किया गया भाई वाल्मीकि की रामायण में। निम्न में से कौन सा जिला धारवाड़ भू स्तरीय संरचना वाला नहीं है? ऐसा कौन सा जिला है जो धारवाड़ चट्टानों का भाग नहीं है, धारवाड़ चट्टानों का हिस्सा नहीं है? मुंगेर है, रोहतास है, जमुई है या नवादा है? तो 46 का आप लोग क्या जवाब देने वाले भाई? तो 46 का आप बोलेंगे रोहतास जो है ना ये धारवाड़ चट्टानों के इस क्षेत्र में नहीं पड़ता है। बिहार के उत्तर पश्चिम स्थित हरहा नदी घाटी को किस अन्य नाम से भी जानते हैं? तो हरहा नदी घाटी को हम दून घाटी के नाम से जानते हैं भाई, है ना? हरहा नदी घाटी को दून घाटी के नाम से जानते हैं। अगला देख लो, बिहार के उत्तरी मैदानी भाग में पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ने के क्रम में दोआब का सही क्रम निम्न में से कौन सा है? दोआब का सही क्रम कौन सा है बताइए भाई? तो आप कहेंगे सर एकदम सही तो दे रखा है, क्रम सही है, 1 2 3 हो जाएगा। बिहार में बहने वाली नदी फल्गु निम्न में से किन नदियों के संगम पर बनी हुई है? ये फल्गु नदी है, बिहार में बहने वाली फल्गु नदी ये किन नदियों के संगम पर स्थित है? मोहाना और लीलाजन नदी के संगम पर, लीलाजन एवं सोन नदी के संगम पर, मोन और मोहत्रा नदी के संगम पर या सोन और क्यूल नदी के संगम पर? तो 49 का जवाब क्या हो जाएगा? मोहाना और लीलाजन नदी के संगम पर। दोनों नदियों से मिलकर क्या बनती है? तो दोनों नदियों से मिलकर फल्गु नदी बनती है। अगला देख लेते हैं, बिहार के किस जिले में पीडमोंट स्वयं मिट्टी पाई जाती है? पीडमोंट स्वयं मिट्टी कहां पर पाई जाती है भाई? ये मधुबनी में, भागलपुर में, पश्चिमी चंपारण में या बांका में? तो 50 का जवाब कहेंगे सर ये पश्चिमी चंपारण में ये मिट्टी पाई जाती है। समझ रहे हैं? तो मैंने आपसे क्या बोला था शुरुआत में मैंने आपसे बोला था आप लोग बहुत देर से सर जी आप आंसर नहीं देते हैं, ये नहीं करते हैं, कोशिश करिए क्वेश्चन का आंसर दीजिए। देखो अच्छा एक बात बताइए, मैं मान लो आपका नाम ले भी लूंगा तो उससे क्या आपको मिल के आ जाएगा भाई? मैं ये चाहता हूं ना कि आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा मिले। ये जो आज की क्लास है उसमें 70 क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा 1 घंटे के अंदर, वो 70 क्वेश्चन आपको मिलने चाहिए, है ना? इसीलिए जल्दी, क्योंकि अगर देखो ये जो क्लास है वो सुपरफास्ट रिवीजन की क्लास है, जितने क्वेश्चंस आपके पास ज्यादा होंगे उतने क्वेश्चंस को आप लोग बेहतर तरीके से भाई कर पाएंगे। चलिए अगला देख लीजिएगा, फिर
मुजफ्फरपुर में होम रूल लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई है, कमेंट करके बताइए भाई। तो आप कहेंगे सर ये जनकधारी प्रसाद हो जाएंगे। जनकधारी प्रसाद ने होम रूल लीग की स्थापना कहां पर की है, मुजफ्फरपुर में की है। लेकिन अगर आपसे ये पूछ ले कि जो होम रूल लीग है इसकी शुरुआत होती कब है, 1916 में इसकी शुरुआत होम रूल लीग की हुई थी। वास्तविक होम रूल लीग जो है ये किसने, तो बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। तिलक साहब ने जो है ना इसी समय ना एक नारा दिया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। इसी समय तिलक साहब ने नारा दिया है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर मानूंगा, छोड़ूंगा नहीं किसी भी कीमत पर। ठीक है, इनके दो पत्र हैं, मराठा और केसरी इन्होंने दो पत्र इसी समय निकाले थे। एनी बेसेंट ने भी न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ दो पत्रिका निकाली है, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ जो है दो पत्र निकाले थे इन्होंने इस समय पर। अगला देखते हैं, बिहार के सबसे महत्वपूर्ण सूफी संत निम्न में से कौन है। बिहार के सबसे महत्वपूर्ण सूफी संतों में से निम्न में से कौन जाने जाते हैं, तो आप आंसर इमाम ताज फकीह हो। बिहार में शीतकालीन वर्षा किस कारण से होती है, बताओ। बिहार के अंदर जो शीतकालीन वर्षा होती है वो किस कारण से होती है, कमेंट कर दो जरा। ये लौटते मानसून से होती है, बंगाल की खाड़ी से आने वाले मानसून के कारण होती है, मानसूनी हवा से होती है, या भूमध्य सागर की ओर से आने वाले चक्रवातों से होती है। तो बिहार में सर्दियों के समय पर जो वर्षा होती है ना वो भूमध्य सागर की ओर से आने वाले चक्रवातों के कारण होती है, क्योंकि ज्यादा वर्षा होती नहीं है, थोड़ी बहुत वर्षा होती है ना। गेहूं के समय, जब गेहूं की फसल हो रही होती है उस समय। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण का जो गठन है वो किस वर्ष किया गया है, बताइए भाई कमेंट करके। तो आप कहेंगे सर जी इसमें खेल प्राधिकरण का गठन जो है ना वो 1986 में किया गया है। अगला देखो, अशोक के अभिलेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी है। जो अशोक के अभिलेख हैं वो किस भाषा में हमको मिल जाते हैं, कमेंट कर दो भाई। अशोक के जो अभिलेख हैं वो किस भाषा में, किस लैंग्वेज में प्राप्त हुए हैं, सभी साथियों को बताना है भैया। ये संस्कृत है, प्राकृत है, पाली है, हिंदी है, किस भाषा में अशोक के अभिलेख प्राप्त होते हैं, तो ये प्राकृत भाषा में मैक्सिमम अभिलेख अशोक के मिले हैं भाई। ठीक है, अगर हम अशोक की बात कर लें तो 269 बीसी में अशोक राजा बनता है। प्राचीन कालीन भारत के इतिहास का सबसे महान सम्राट था, प्राचीन कालीन भारत के इतिहास का सबसे महान सम्राट रहा है ये अशोक। ठीक है, इनके पिता का नाम था बिंदुसार और दादा का नाम क्या है, दादा का नाम है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य दादा थे और पिता का नाम हो जाएगा भाई क्या, तो आप कहेंगे सर जी इनके पिताजी का जो नाम है वो है बिंदुसार। 261 बीसी में इन्होंने क्या किया, क्योंकि शुरुआत में इनके जो दादाजी थे वो क्या थे भाई, दादाजी जो है उनके वो जैन धर्म के उपासक हैं। लेकिन जब इन्होंने 261 बीसी में कलिंग युद्ध किया, तो कलिंग युद्ध के दौरान ही क्या होता है भाई, कलिंग युद्ध के दौरान ही ना इनका हृदय परिवर्तन हो गया और इन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया, ये बौद्ध बन गए थे भाई। अगला देखिएगा, 1911 में केंद्रीय विधान परिषद में बंगाल और बिहार के विभाजन का प्रस्ताव किसने पेश किया था, तो आप कहेंगे भाई कौन हो जाएंगे। ये आपका सही जवाब क्या होगा, 6 का जवाब करिए भाई, 6 का जवाब क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर ये सच्चिदानंद सिन्हा और मोहम्मद अली दोनों हैं, इनके द्वारा प्रस्ताव दिया गया था। मुगल काल में बिहार आने वाला प्रथम विदेशी यात्री का नाम बताइए। मुगल काल में बिहार आने वाला पहला विदेशी यात्री कौन है, मुल्ला तकिया है, अब्दुल लतीफ है, मोहम्मद सादिक है, या मुल्ला बेहवानी है। तो 7वें का आंसर क्या होगा भैया, मुल्ला तकिया आप लोग लगा सकते हैं, मुल्ला तकिया। अगले प्रश्न को देखो, बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन संभवतः हुआ था किस काल में। आर्यों का जो आगमन है वो संभवतः कब हुआ है। देखिए भाई, जो भारत था, भारत के अंदर जो मुगल जो मतलब आर्य हैं, आर्य कब आए थे, आर्यों का आगमन कब हुआ है, तो आप आंसर उत्तर वैदिक काल के समय पर बिहार तक आर्य पहुंचे थे, वैदिक काल में। जैसे अगर हम बात करेंगे आर्यों के आगमन की, तो जो आर्यों का आगमन है, आर्यों का जो भारत में आगमन है वो कब से मिलता है, इतिहासकारों ने अलग अलग इस पर मत दिया है। बहुत से इतिहासकार तो ये लिखते हैं कि आर्य जो है भारत में कब से आना स्टार्ट हो गए थे, लगभग 2000 ईसा पूर्व के आसपास आना स्टार्ट हो गए थे, है ना। क्योंकि इतिहासकारों ने यह भी बोला है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसका पतन ही आर्यों ने किया है। लेकिन वास्तविक अगर हम देखें तो जो आर्यकाल है, आर्यकाल जो रहा है, मतलब जो आपका वैदिक काल रहा है,
वैदिक काल जो रहा है ना वो कब से कब तक रहा है, तो 1500 बीसी से लेकर के 600 बीसी तक का काल है। 1500 बीसी से लेकर के 600 बीसी तक के काल को हम आर्य मतलब वैदिक काल बोलते हैं। अब जो वैदिक काल रहा इसमें से भी मेरा भाई ऋग्वैदिक काल, इसमें से भी हमारा क्या, इसमें से भी हमारा जो ऋग्वैदिक काल है, ऋग्वैदिक काल का संबंध कब से रहा है, ऋग्वैदिक काल कब से कब तक रहा, तो आपका जवाब आएगा कि 1500 बीसी से लेकर के 1000 बीसी, 1500 बीसी से लेकर के 1000 बीसी तक का जो काल है ना, 1500 बीसी से 1000 बीसी तक का जो काल है वो है वैदिक काल, उत्तर ऋग्वैदिक काल। इसके बाद में आता है उत्तर वैदिक काल, और उत्तर वैदिक काल के समय ही लोग जो आर्य थे ना वो सैंधव क्षेत्र से किधर जाते हैं, गंगा घाटी के मैदानों में जाना प्रारंभ हो गए थे। अगला देखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव को मृत्यु झंडा फहराने के क्रम में पुलिस की गोली लगने से हुई थी, कहां पर, पटना के थे, सारण के थे, ये सिवान के, भागलपुर के थे। बताइए भाई 9 का आंसर क्या होगा, तो आप में से सिवान के रहने वाले थे ये। अगला देख लीजिएगा भाई, निम्नलिखित यूरोपीय यात्रियों में से कौन बिहार नहीं आया था, इनमें से कौन सा ऐसा यूरोपीय है जिसका बिहार से संबंध नहीं रहा है, जो कभी बिहार नहीं आया था, कमेंट करके बताओ भाई। तो आप आंसर फ्रैंकोइस बर्नियर, ये बिहार से इसका संबंध नहीं रहा। मुंगेर में स्थित भीम बांध अभयारण्य किस तरह का वन प्रदेश है, बताओ। ये जो भीम बांध अभयारण्य है वो किस प्रकार का, किस तरह का प्रदेश रहा है, तो आर्द्र पतझड़ वन है, शुष्क पतझड़ वन है, सदाबहार वन है, या तराई वन है। 61 का जवाब दे दो भाई, तो आप कहेंगे सर जी ये शुष्क पतझड़ वन है भैया, शुष्क पतझड़ वन हो जाएगा। वर्ष 1956 में भारत राज्य पुनर्गठन के समय बिहार का कौन सा जिला पश्चिम बंगाल में शामिल किया गया था, बताइए। आपको शायद पता होगा कि 1956 में राज्यों का पुनर्गठन किया गया था फजल अली आयोग की सिफारिश पर, और फजल अली आयोग ने भारत के अंदर जो सिफारिश थी उसी के बिहाफ पर 7वां संविधान संशोधन हुआ 1956 में, और इसी के बेसिस पर जो है 14 राज्य और 6 संघ शासित प्रदेश बनाए गए थे। आपको इस क्वेश्चन का जवाब देना है भाई, 62 का जवाब दे दीजिएगा आप लोग। तो आप कहेंगे सर कौन सा हो जाएगा, ये पुरुलिया हो जाएगा, पुरुलिया। देखिए बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों के विस्तार में सहायक था व्यापार का विस्तार, लोहे का उपयोग, साम्राज्य विस्तार, या कृषि का विस्तार। तो 63 का आंसर आप लोग कहेंगे सर जी जब लोहे को इनकी खोज हुई, तो लोहे की खोज के बाद इनको लालसा इस बात की हुई कि लोहे का तो खोज हो ही गई है, और अगर हम चाहेंगे तो क्या कर सकते हैं, हम जो है बेहतर कृषि उत्पादन कर सकते हैं। और कृषि उत्पादन करने के लिए हमें एक ऐसा क्षेत्र चाहिए जहां पर कृषि के पर्याप्त साधन उपलब्ध हो। जैसे कौन सा वो साधन हो सकता है, जैसे वो साधन हो सकता है भाई पानी की पर्याप्त उपलब्धता, जहां पर पानी अच्छा होगा, मिट्टी अच्छी होगी, वहां पर अच्छी फसल होती है। तो ये भी आपको देखना पड़ेगा। अगला देख लेते हैं, बिहार के राजगीर परगना में कौन से स्थानीय नेता ने 1857 ईस्वी के आंदोलन में स्वयं को राजा घोषित किया था, कुशल सिंह है, हैदर अली खां है, कुंवर सिंह है, या पीताम्बर शाही है। अब क्वेश्चन आप लोग आराम से दे दीजिएगा भाई, ये जो कुंवर सिंह है ना सर, आप कहेंगे सर ये जो कुंवर सिंह है वो कौन हो जाएंगे, वैसे तो आंसर इसका हैदर अली खान हो जाएंगे। कुंवर सिंह ने जगदीशपुर में 1857 क्रांति का नेतृत्व किया है, जगदीशपुर के अंदर। तो कुंवर सिंह ने जगदीशपुर बिहार के अंदर 1857 क्रांति का नेतृत्व किया था। बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 से संबंधित कौन सा कथन सही है, इसके आलोक में बिहार योजना समिति का गठन एवं कार्य संचालन नियमावली 2006 का गठन किया गया। बिहार ग्राम कचहरी न्याय मित्र 2007, बिहार ग्राम कचहरी संचालन नियमावली 2007, या बिहार पंचायती राज के अधीन ग्राम सभा की 2 बैठकों के बीच 3 माह के अधिक का अंतराल नहीं होगा। 65 का जवाब दीजिए भाई, तो आप कहेंगे सर जी इसका आंसर जो हो जाएगा वो डी ही हो जाएगा। देखिए बिहार में पर्वत पदीय मिट्टी के विस्तार को क्या कहा जाता है, बिहार में पर्वत पदीय मिट्टी के विस्तार को क्या बोलते हैं, तो ताल का क्षेत्र, दियारा का क्षेत्र, भावर का क्षेत्र, या खादर का क्षेत्र, बताइए भाई क्या बोलते हैं इसको। तो आप बोलते हैं इसको भावर क्षेत्र कहा जाता है। आपको पता है ये जो भावर क्षेत्र है, भावर क्षेत्र क्या होता है, भावर और तराई आपने देखा होगा कि देखिए जैसे मान लो कोई पर्वत है, ये कोई पर्वत है, सपोज करिएगा ये क्या है, ये कोई माउंटेन है, माउंटेन है। इस पर्वत से अगर कोई नदी गिरती है ना, इस पर्वत से कोई नदी निकल रही है, तो नदी जो है अपने साथ अवसाद लेकर के आएगी और नीचे बिल्कुल गिरिपाद में इकट्ठा कर देगी। यहाँ पर जो क्षेत्र बनता है ना इसको बोलते हैं भावर क्षेत्र। भावर क्षेत्र के बाद जो नदी है वो मैदानी भागों में प्रवेश करती है, इसको बोलते हैं तराई क्षेत्र, इसको बोलते हैं तराई क्षेत्र, है ना। तो भावर और तराई। बाकी जब कोई नदी आगे मैदानी भागों में प्रवेश कर जाती है ना,
इसमें लगातार बाढ़ आते रहते हैं। नदी के जो नजदीक क्षेत्र होता है ना उसको खादर बोलते हैं, खादर बोलते हैं, और जो दूर होता है उसको बांगर बोलते हैं। खादर और बांगर आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला देखिए, बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना किसके द्वारा की गई थी भाई? कमेंट कर दीजिएगा। 67 का आंसर क्या हो जाएगा? तो आप बोलेंगे इख्तियारुद्दीन बख्तियार खिलजी ने तुर्क सत्ता की शुरुआत जो है बिहार में करी है। देखो बच्चों, किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ? गोपाल कृष्ण गोखले हैं, जयप्रकाश नारायण है, श्री कृष्ण सिंह है, या बाबू दीप नारायण सिन्हा हो जाएंगे? तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? तो बापू दीप नारायण सिन्हा आप आंसर कर सकते हैं। याद रखना भाई आप लोग। गोपाल कृष्ण गोखले की बात करें भैया, गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में कांग्रेस का जो बनारस अधिवेशन है ना, कांग्रेस का बनारस अधिवेशन था, इसकी अध्यक्षता करी थी। इनको विपक्ष का नेता कहा जाता है भाई। इनको क्या कहा गया है? ये विपक्ष का नेता कहा गया है, विपक्ष का नेता। इनको विपक्ष का नेता क्यों कहा गया? क्योंकि ये जो है एक बहुत ही शांति प्रिय और नरम दिल के नेता थे, है ना। इन्होंने किसी भी व्यक्ति का विरोध नहीं किया है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। किस प्रांत के बारे में महात्मा गांधी ने कहा था कि यह एक ऐसा प्रांत है जहां असहयोग आंदोलन से संबंधित कार्य बहुत अच्छा हुआ है, यहाँ के नेता अहिंसा का मर्म समझते हैं? बताओ भाई, 69 का जवाब बताइए। तो आपका आंसर ये हो जाएगा बिहार। बिहार के अंदर जब भी पूरे आंदोलन की आप देखोगे ना, पूरे आंदोलन की जब आप रूपरेखा देखोगे तो आपको बिहार और उत्तर प्रदेश की एक भूमिका दिखेगी। पूरे आंदोलन में बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल, इन राज्यों का बहुत बड़ा योगदान रहा है भाई, है ना, बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो आप लोग बिहार आंसर कर सकते हो। और ये इस क्लास का अंतिम प्रश्न, बिहार में उपनिषद काल में ब्राह्मण धर्म तथा ज्ञान का महान केंद्र था। लिच्छवी, अंग, विदेह और मगध। ये क्वेश्चन हम रखते हैं आज के होमवर्क के लिए। ये क्वेश्चन हम आज के होमवर्क के लिए रखते हैं। आपको होमवर्क में इस क्वेश्चन का जवाब देना है भाई। आपको होमवर्क में इस क्वेश्चन का जवाब दे देना है। जवाब कर दीजिएगा भाई। बाकी अगर आप लोग बिहार के अंदर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर आप लोग कार्यालय प्रचारी की तैयारी कर रहे हो, तो आप लोग इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, मात्र 599 में है। और अगर आप लोग मगध बैच, अगर आप लोग सीजीएल की तैयारी कर रहे हो तो मगध बैच आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, ये भी आपके 599 में है। इन दोनों को आप लोग हमारे एप्लीकेशन एमडी क्लासेस ऑफिशियल से ले सकते हैं, है ना। बिहार कैटेगरी सेलेक्ट करिएगा, पेड कोर्स में जाकर इसे परचेज कर लीजिएगा, आपको ये मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत शानदार लगी होगी। मैंने भी कोशिश करी है कि आपको बेहतर तरीके से समझाया जाए, है ना। हालांकि मैंने आपके आंसर नहीं देखे, इसलिए नहीं देखे कि मैं आपको आराम से बढ़िया से करा पाऊँ। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जीके जीएस बाय सैलेंसर एमडी क्लासेस। इसको भाई आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ से ज्वाइन करके आपका क्या कर सकते हैं, आप जो है बेहतर तरीके से क्लास को कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।